बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात बबरकत के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शहीन पाकिस्तान। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन एट द बाउंड्री ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग मीडिया। इसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आप ये पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन वेव एट ऑब्लिक इंसिडेंस इन पैरेलल केस। लेट अस कंसीडर द रिलेशन। हम एक रिलेशन देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ई नॉट एक्स ए यूनिट वेक्टर एक्स, यानी कि ये यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है ए, और ये वाई का कंपोनेंट है ई नॉट वाई, और इसका ये ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है, और ए जेड जो है इसका नॉर्मल वेक्टर है। इसके साथ ई की पावर जे ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस के डॉट आर ब्रैकेट क्लोज, चीज़ इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे ई जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ई नॉट एक्स इसका एक्स कंपोनेंट है, ई नॉट वाई इसका वाई कंपोनेंट है, और ई नॉट जेड इसका जेड कंपोनेंट है। और जो इसके साथ ए एक्स ए वाई और ए जी आए हैं ये इसके यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। इन पैरेलल पोलराइजेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है, जिसमें एक कंपोनेंट का नाम एक्स है जबकि दूसरे कंपोनेंट का नाम जेड है। एंड आल्सो इन परपेंडिकुलर केस, और परपेंडिकुलर केस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है और रिजॉल्व नहीं होता, वो वाई कंपोनेंट होता है सिर्फ। दिस रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। यानी ये जो रिलेशन ई हमारे पास है ये पैरेलल पोलराइजेशन और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन का कॉम्बिनेशन है। यानी कि ए नॉट एक्स और ए यूनिट वेक्टर वाई जो है ए यूनिट वेक्टर एक्स और ए यूनिट वेक्टर जी जो है यहाँ पे ये पैरेलल पोलराइजेशन है, जबकि ये ए यूनिट वेक्टर वाई जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है। दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव विद और एट ऑब्लिक इंसिडेंस। ये जो चीज़ रिलेशन है इसको हम ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं वेव का। हेयर ई क्या चीज़ है, यहाँ पे ई जो है हमारे पास वो टाइम फैक्टर है। हेयर टी इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम फैक्टर, जो कि के जो है वो हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर है विच इज गिवन है, जो कि इस तरह से लिखा जा सकता है के इज इक्वल टू के एक्स ए यूनिट वेक्टर एस प्लस के वाई ए यूनिट वेक्टर वाई प्लस के जी ए यूनिट वेक्टर जी। ये हमारे पास के की वैल्यू है। यहाँ पे के जो है वो प्रोपोगेशन वेक्टर है, जहाँ पे ए एक्स और ए वाई और ए जी जो है वो नॉर्मल टू द बाउंड्री, यानी बाउंड्री के साथ उनका 90 का एंगल है, बाउंड्री के साथ नॉर्मल है। और हमारे पास फेज कॉन्स्टेंट क्या है, वो बी है, वो बीटा है बराबर है फेज कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम और वेव नंबर। इसको वेव नंबर भी कहा जाता है कभी, और ज़्यादातर इसको फेज कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, द फेज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर। यानी प्रोपोगेशन वेक्टर जो के है इसकी जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसकी कंपोनेंट्स की, तो तब हमारे पास जो फेज कॉन्स्टेंट है वो आ जाएगा। किस तरह से, सो वो कैन राइट के मैग्नीट्यूड प्रोपोगेशन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर जी। तो जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा था कि किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका स्क्वायर करके उसका सम कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी तो 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, तो बाकी ये के एक्स और के वाई और के जी बच जाएगा, तो इसकी इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आर जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, और ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आर जो पोजीशन वेक्टर है इसने फिक्स रहना है, ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोपोगेशन वेक्टर के जो है वो चेंज हो सकता है। तो एक्स ए यूनिट वेक्टर एक्स प्लस वाई ए यूनिट वेक्टर वाई प्लस जी ए यूनिट वेक्टर जी। दिस इज ऑलवेज फिक्स मीन पोजीशन वेक्टर, वी कैन नॉट चेंज इट। यानी कि जो आर पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा फिक्स रहेगा। हेयर वी हैव टू फाइंड, अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है के डॉट आर। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट के डॉट आर। यानी जो के है ये वाला के है इसका, ये वाला के जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 वाला है इसका, और ये जो आर है, इस दोनों का हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, तो के आ जाएगा, के एक्स ए एक्स आ जाएगा, के एक्स एक्स आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा, वाई की जगह पे ए वाई की जगह पे वाई आ जाएगा, जबकि जेड की जगह पे जेड आ जाएगा, के जेड इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है कि ई इज इक्वल टू ए नॉट एक्स
ए यूनिट वेक्टर एक्स प्लस ई वाई ए यूनिट वेक्टर वाई प्लस ई नॉट जेड ए नॉट जेड और साथ ई की पावर यूनिट वेक्टर जे ऑफ ओमेगा टी माइनस 3x प्लस वाई। ये इस तरह से दिया जाता है। हम इसने हमका के डॉट आर मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, उसके लिए हमने पहले वो रिलेशन लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स ए यूनिट वेक्टर एक्स प्लस ई नॉट वाई ए यूनिट वेक्टर वाई प्लस ई नॉट जेड ए यूनिट वेक्टर जेड ब्रैकेट क्लोज ई की पावर जे ऑफ ओमेगा टी माइनस 3x माइनस वाई। अब ये 3x माइनस वाई क्यों आया, क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड के डॉट आर वाली इक्वेशन आपने पढ़ी है उसके अंदर इसका माइनस जो है वो हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। जिस तरह से ये देख सकते हैं, आपने इसको कंपेयर किया था, जो 3x माइनस वाई है इसको इसके साथ कंपेयर किया है, इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करने से माइनस वाई आया है। तो इसलिए जो माइनस हम है वो हम कॉमन लेंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर जो है अंदर भी माइनस हो जाएगा, 3x माइनस वाई ये इस तरह से आ जाएगा। अब आगे इसकी कैलकुलेशन मजीद किया वो हम पढ़ लेते हैं। r इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर एक्स प्लस वाई ए यूनिट वेक्टर वाई प्लस जी ए यूनिट वेक्टर जी। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें सिर्फ जो यूनिट वेक्टर है उसी को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को हमने नहीं देखना। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 3 ए यूनिट वेक्टर एक्स माइनस ए यूनिट वेक्टर वाई, क्योंकि यहाँ पे जो y है पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव y है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट वेक्टर y आ जाएगा। बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट वी विल गेट इक्वेशन फर्स्ट एज। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फेज कांस्टेंट का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है, इस तरह से होता है। ये देखिए बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर वाई के स्क्वायर जी। तो इस तरह से ये इसका 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और 1 स्क्वायर 1 और 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा। अब इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं कि डायग्राम इसकी किस तरह से बननी है। तो अब आपने डायग्राम जो बनानी है आपने इस इक्वेशन को देख के बनानी है कि ए इक्वल टू 3 ए यूनिट वेक्टर एक्स माइनस ए यूनिट वेक्टर वाई, यानी एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए जबकि वाई जो है हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो वेव है यहाँ से इंसिडेंट होगी, यहाँ पे वेव इंसिडेंट हो गई तो यहाँ पे के आई आ जाएगा, इसका प्रोपोगेशन वेक्टर। यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो रही है तो इसका प्रोपोगेशन वेक्टर ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही है तो के आर आ जाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट वेव हमारे पास ये है, इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट ये यहाँ पे 0 होगा ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस वाई माइनस के एवटा वाई नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री है जो कि इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 होगा तो मीडियम 1 है और मीडियम 2 जो है वो ट्रांसमिटेड वेव है। यानी ये आपने जरूरी याद रखना है कि जहाँ पे इंसिडेंट वेव होगी वही मीडियम 1 होगा, जहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव होगी वो हमारे पास मीडियम 2 होगा। अब मज़ीद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने मालूम करना है उसको मालूम करने के कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है, एंगल ऑफ ट्रांसमिटेड मालूम करना है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव मालूम करना है, इनमें से किसी को भी मालूम करना है तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या है, कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी इंसिडेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ओमेगा टी, ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ओमेगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये चीज़ हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन, यानी कि ओमेगा यहाँ पे एक एंगल का रोल प्ले कर रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन होगा। इस तरह से अब आगे जो है हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर के लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे के आई वाई इज इक्वल टू के आर एक्स और इक्वल टू के टी एक्स इक्वल टू के एक्स, यानी पे के आई वाई इंसिडेंट वेव का है, के आर एक्स जो रिफ्लेक्टेड का है, जो के टी है वो हमारे पास ट्रांसमिटेड का है। ये सारे जो हैं के एक्स के बराबर होंगे। इसी तरह के आई वाई जो है वो के आर वाई के बराबर होगा। सॉरी यहाँ पे पीछे इस पे एक्स आना है जहाँ पे के आई वाई लिखा होगा, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। यहाँ पे के आर वाई आएगा और इसके बाद ये के वाई के बराबर होगा, यानी ये एक्स कंपोनेंट के लिए और ये वाई कंपोनेंट के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगी फेज मैचिंग कंडीशन। इस तरह से अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो कहते हैं लेट्स कंसीडर हुई है वह प्लेन ऑफ इंसिडेंट। हमारे पास एक प्लेन है इंसिडेंट वेव का जो कि एक्स जेड प्लेन के अंदर है, यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, इसके अंदर ये वेव यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, इसका एंगल के आई जेड है और इसका एंगल
के आई एक्स है, यानी रिजॉल्व कंपोनेंट हो गए हैं। यहाँ पे एंगल इसका थीटा आई बनेगा, यहाँ पे थीटा आर बनेगा और यहाँ पे थीटा टी बनेगा। ये इसको रिजॉल्व कंपोनेंट हुए तो एक्स आई जेड आ जाएगा, ये आई एक्स आ जाएगा। और इस तरह से जब ये रिजॉल्व होगी तो इसका ये आर जेड आ जाएगा और इसका ये के आर जेड आ जाएगा और इसका एंगल ये थीटा आर बनेगा। और ये इसका थीटा टी है और ये यहाँ पे के टी जेड हो जाएगा और यहाँ पे के टी एक्स हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव प्लेन ऑफ इंसिडेंट वेव व्हिच इज एक्स प्लेन विद z इक्वल 0 प्लेन द बाउंड्री। हियर वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। हम इस पे अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। बाउंड्री कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है? सबसे पहले तो हमने ये अप्लाई करनी है के आई वाई के आई एक्स इक्वल टू के आर एक्स। इस पहले वाली कंडीशन जो है इसको हम पहले अप्लाई करेंगे। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? के आई एक्स इक्वल टू के आर एक्स। तो द एक्स कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट वेव शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड वेव एक्स कंपोनेंट। तो जो एक्स कंपोनेंट है इंसिडेंट वेव का हमारे पास यहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट है, तो इसको लेकर हमने चलना है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे जेड आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे हम। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो के आई इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, यानी प्रोपगेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है, यानी कि 90 के एंगल पे है, तो इसलिए इसका साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरे वाला के आर है ये आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव का, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहा है, नॉर्मल है, तो इसका भी साइन थीटा आ जाएगा। इन दोनों का साइन थीटा आ जाएगा बिकॉज दे लाई एन द सेम प्लेन, यानी कि ये सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड का वो भी वही प्लेन है और इंसिडेंट का भी वही प्लेन है, यानी का प्लेन इनका वन है, मीडियम वन है, तो इसी के अंदर लाई कर रहे हैं। इसलिए इनकी जो कंडीशंस है या साइन थीटा आर है वो एक जैसा होगा, प्रोपगेशन वेक्टर भी एक जैसा होगा। तो फेज कांस्टेंट इनका सेम होगा, यानी बीटा। तो बीटा वन इज इक्वल टू साइन थीटा एटा वन इज इक्वल टू बीटा वन साइन थीटा एटा थीटा आर। तो बीटा वन से कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी? साइन थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। तो ये एक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब हमने दूसरी कंडीशन को लेकर चलना है कि के आयोटा एक्स इक्वल टू के टी एक्स कब होता है, यानी कि इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो दिस इक्वेशन विल गिव यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, 10th 11th में और 12th के अंदर आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। और अब हम दूसरी कंडीशन को लेकर चलने वाले हैं के आई एक्स इक्वल टू के टी एक्स, यानी इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड को लेके चलेंगे। तो बीटा वन गिव यू फेज कांस्टेंट बीटा वन। तो के आई एक्स इक्वल टू के टी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है के आई हो जाएगा इंसिडेंट का, साइन थीटा आई हो जाएगा, योटा हो जाएगा इक्वल टू के टी ट्रांसमिटेड हो जाएगा और साइन थीटा टी, क्योंकि ये इसके नॉर्मल है इसलिए साइन थीटा आया। अगर नॉर्मल ना होते पैरेलल होते तो तब इसका कोस थीटा आना था। तो यहाँ पे बीटा वन आ जाएगा साइन थीटा टू इज इक्वल टू। और अब जो ये बीटा वन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिटेड जो है वो मीडियम टू के अंदर है, इसलिए इसका फेज कांस्टेंट बीटा टू आ जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ट्रांसमिटेड एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ट्रांसमिटेड मालूम करना है और हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है, तो हम ये जो दो रिलेशन हैं ये हम यूज़ करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मजीद वेरीफाई करते हैं बिकॉज बोथ द मीडियम आर लॉसलेस, क्योंकि हमारे पास दोनों मीडियम लॉसलेस हैं, इसलिए हमारे पास जो फेज कांस्टेंट है वो किस चीज़ के बराबर होगा? बीटा वन इज इक्वल टू ओमेगा म्यू वन ई वन, बीटा टू इज इक्वल टू म्यू ओमेगा अंडर रूट म्यू टू ई टू। यहाँ पे ई टू आएगा क्योंकि मीडियम टू है, ये मीडियम वन है। सो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा। म्यू ओमेगा वन ई वन म्यू वन ई वन साइन थीटा आई एटा वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट म्यू टू ई टू साइन थीटा टी। यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव है और ये ट्रांसमिटेड वेव है, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब हमने इन दोनों क्वेश्चन को दोनों तरफ से सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे सी जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, या इसको आप स्पीड ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू वन, ये ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा अंदर वाला। तो म्यू वन ई वन साइन थीटा एटा वन इज इक्वल टू सी म्यू टू ई टू साइन थीटा टी। यहाँ पे ये ट्रांसमिटेड है और ये हमारे पास इंसिडेंट्स है। तो अब ये सी ऑफ म्यू वन ई वन क्या चीज़ होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन वैक्यूम, यानी कि वेव की जो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम के अंदर अगर उसको हम वेव के मीडियम के अंदर वेलोसिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो ये चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमारे पास आ जाता है। वो क्या है?
कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c होती है, जबकि मीडियम के अंदर वो vp होती है। इक्वल टू c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये म्यू t हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा n1 sin थीटा आयोटा 1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे जब हम तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आने वाला है n1 sin थीटा आयोटा थीटा i इज इक्वल टू n2 sin थीटा t। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन लेंथी नहीं होती, बस शॉर्टकट आपने याद करना होता है कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है। तो ये जो हमारे पास है ये स्नेल्स लॉ कहलाता है, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं।